अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ग्रेटर हो उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो किस्म के सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ते हैं। एक है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीवर्स, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जनरल सॉल्यूशन, तो उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके सामने एक nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। अब ये इक्वेशन कैसे होमोजीनियस है? होमोजीनियस इक्वेशन में हर टर्म के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि हर टर्म के साथ y या dy/dx मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर a1, a2 अप टू an ये सारे रियल कांस्टेंट्स हैं। जब हम d/dx को कैपिटल D का नाम दे दें तो ये इक्वेशन कुछ u बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके सामने है। y के साथ जो टर्म ब्रैकेट में लिखी है उसको हमने लिख लिया और d की जगह हमने एक नया वेरिएबल m रख दिया। आप d भी रख सकते हैं या किसी नए वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी m की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हमारे पास तीन किस्म के रूट्स आ सकते हैं। पहला केस है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है सेपरेट, यानी कि तमाम रूट्स अलहदा होंगे। दूसरा केस है कि रूट्स रियल और रिपीटेड हो सकते हैं, कोई एक रूट या एक से ज़्यादा रूट्स रिपीट हो सकते हैं। जबकि तीसरा केस है कि रूट्स कम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब हम इन तमाम केसेस को सेपरेटली अलहदा स्टडी करते हैं। केस 1 है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको जब हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये रूट्स आ गए m1, m2 अप टू mn और ये सारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो इस केस में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x अप टू सो ऑन प्लस cn e रेज़ टू पावर mnx। यानी कि आपने m1, m2 और mn को e की पावर्स में लिख लेना है। केस 2 में है रिपीटेड रियल रूट्स, यानी कि जब रियल रूट्स हों और वो उसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा रिपीट हो रहे हों, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? हमने लेट किया कि एक रूट m1 दो दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू c1 प्लस c2x, यानी आपने दो कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लेना है और एक के साथ आपने x को मल्टीप्लाई कर लेना है। e रेज़ टू पावर जो रूट रिपीट हुआ है m1x और बाकी सॉल्यूशन इसी तरह आ जाएगा। लाइकवाइज अगर एक रूट हो और वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा हो तो इस केस में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर mx। अब केस 3 है कम्प्लेक्स रूट्स, यानी जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आपके पास जो रूट्स आते हैं वो अगर कम्प्लेक्स हो तो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? हमने लेट किया कि हमारे पास रूट आ गया a प्लस आयोटा b एक नॉन रिपीटेड कम्प्लेक्स रूट है, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax c1 sin bx प्लस c2 cos bx। व्हाट इज़ a रियल नंबर है, वो आपने e की पावर में लिख लेना है और जो टर्म जो रियल नंबर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो अपने साइन के साथ यानी कि साइन bx और cos bx पर b की जगह पर लिख लेना है। इसी तरह जब ये रूट्स कम्प्लेक्स रूट्स के टाइम्स रिपीट हो रहे हो तो हम पढ़ चुके हैं कि रिपीटेड रूट्स को कैसे लिखना है, तो इस केस में सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके सॉल्व किया तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 3n2। सो yc बनेगा c1 e रेज़ टू पावर 3x प्लस c2 e रेज़ टू पावर 2x। यानी जो आपके पास रूट्स आए हैं 3n2 उनको आपने e की पावर्स में लिख लिया और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर yc की जगह आप y भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है, यहाँ पर yp फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास रूट्स आ गए, डी की वैल्यू आ गई -3 एंड -1। सो जनरल सॉल्यूशन इज c1 e रेज़ टू पावर -3x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर -x। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके सामने है। अब सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का एक रूट तलाश करना है इंस्पेक्शन से। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में d की जगह 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 - 5 -4 7 - 4 इज़ 3 3 - 3 इज़ 0 मीन्स 0 = 0, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो एक रूट इसका d = 1 है। उसके बाद आप साइंटिफिक डिवीजन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे और नेक्स्ट रूट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रोसेस लिखा है कि साइंटिफिक डिवीजन कैसे करते हैं। गिवन इक्वेशन के आपने कोफिशिएंट्स को लिख लेना है फ्रॉम हायर पावर टू लोअर पावर्स, यानी कि 1 - 5 7 एंड -3। उसके बाद फर्स्ट टर्म जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो इसी तरह आ जाएगी। अब साइंटिफिक डिवीजन के लिए कम से कम एक रूट का फाइंड होना, पता होना लाजमी है। तो हमें पता है कि d = 1 इसका एक रूट है। पहले 1 को आप इसी तरह लिख लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें। 1 × 1 इज़ 1 एंड 1 - 5 इज़ -4। इसी तरह 1 टाइम्स -4 इज़ -4, 7 - 4 इज़ 3। 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा एंड 3 - 3 इज़ 0। तो ये जो न्यू कोफिशिएंट्स आए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आए हैं, यानी कि एक पावर डिक्रीज हो गई। तो हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं d - 1 टाइम्स d² - 4d + 3 = 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो इसके रूट्स आएंगे 1 एंड 3, यानी इन टोटल हमारे पास 3 रूट्स आ गए 1 1 3। तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूट है 1 जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा y = c1 + c2x e रेज़ टू पावर 1x प्लस c3 e रेज़ टू पावर 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमने सॉल्व किया और हमारे पास d की वैल्यूज़ आ गई 1 एंड ± आयोटा। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब रूट्स कम्प्लेक्स हों तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन बनेगा e रेज़ टू पावर ax c1 sin bx प्लस c2 cos bx, जबकि a यहाँ पर 0 है और b इस केस में 1 है। तो एक रूट हमारे पास रियल आ गया 1 और बाकी 2 रूट्स आयोटा एंड माइनस आयोटा कम्प्लेक्स आ गए। तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा c1 e रेज़ टू पावर 1x प्लस e रेज़ टू पावर 0x। 0 यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि e में आपने रियल नंबर लिखना होता है और यहाँ पर a की वैल्यू रियल टर्म 0 है। उसके बाद c2 sin bx, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 टाइम्स x ही आएगा प्लस c3 cos x, और सॉल्व करके आप लास्ट सॉल्यूशन लिख लें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो में हमने जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड हायर ऑर्डर्स को सॉल्व किया वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना सीखेंगे इन्हीं इक्वेशंस का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।